जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर है एंड आई एम एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी। तो हम एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं बाय द नेम ऑफ एबीसी ऑफ फार्माकोलॉजी। तो आप यूट्यूब पे आप जाएंगे तो एबीसी ऑफ फार्माकोलॉजी आप टाइप करेंगे तो उसमें हमारे चैनल का नाम और जो डाउनलोड वीडियोस हैं वो आप देख सकेंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत समझ आएगी फार्माकोलॉजी है क्या, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो आज एक इंट्रोडक्टरी सा लेक्चर होगा टू दी सब्जेक्ट ऑफ फार्माकोलॉजी एंड थेरेप्यूटिक्स। तो शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ेंगे। व्हाट आर द ड्रग्स, व्हाट आर ड्रग्स टू बी गिवन एंड व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ देयर सिलेक्शन। ड्रग्स बॉडी में जाके क्या काम करते हैं, व्हाट आर द एक्शन ऑफ द ड्रग्स, वो किस टारगेट्स पे जाके अपने एक्शन को परफॉर्म करते हैं, यानी रिसेप्टर साइट पे कैसे काम करते हैं, उनके क्या बेनिफिशियल हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, यानी साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। फार्माकोलॉजी के जो बेसिक ब्रांचेज हैं वो हम पढ़ेंगे। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको ये यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि देखें, अगर फार्माकोलॉजी आपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर करने हैं एज अ मेडिकल स्टूडेंट, तो आपको हर एक सिस्टम का, जैसे कार्डियोवैस्कुलर है, सीएनएस है, सीवीएस है, एएनएस है, उन सब की पैथोफिजियोलॉजी और थोड़ी बहुत एनाटॉमी विद बायोकेमिस्ट्री, यानी ये तीन चार सब्जेक्ट पे हल्की सी आपको ग्रिप होगी तो फिर आपको फार्माकोलॉजी समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे जाके। तो पैथोफिजियोलॉजी, थोड़ी बहुत एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री के खैर इतना ज़्यादा अमल दखल नहीं है। तो मेन मैं कहूँगा कि पैथोफिजियोलॉजी प्लस एनाटॉमी, वो आपको अगर समझ आ गई तो फार्माकोलॉजी को समझना इंशाल्लाह इतना मुश्किल काम नहीं है। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी। For thousands of the year, most drugs were crude, natural product of unknown composition and limited efficacy. Only the overt effect, symptomatic effect of these substances on the body were rather imprecisely known, but how the same were produced was entirely unknown. अच्छा, अब जो ड्रग्स हैं, जो हर्ब्स हैं, जो मेडिसिन्स हैं, वो हम अभी से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यानी 1-2 साल से तो हम इस्तेमाल कर नहीं रहे, 200 या 300 साल से। ये हम काफ़ी ज़्यादा अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी जब से इंसान पैदा हुआ है तब से अ, हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्तलिफ सिम्टोमेटिक इफ़ेक्ट्स के लिए। लेकिन उस वक्त की दवाइयों में और आजकल के मेडिसिन्स में, आजकल की दवाइयों में बड़ा फ़र्क है। उस वक्त हमें नहीं पता होता था कि इसकी कंपोजिशन क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है फ़लानी दवाई की, और वो कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और उसकी कितनी डोज़ हमें देनी चाहिए। अच्छा, उसके क्या क्या एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, किन कंडीशन में हमने नहीं देना इस ड्रग को। तो वो सारी चीज़ें हमने जो एक साइंटिफिक वे में हमने 19th सेंचुरी से इसको डिस्कवर करनी शुरू की, तकरीबन आज से आप समझ लें 200 साल पहले, 150 साल पहले। तो हिस्ट्री बेसिकली फार्माकोलॉजी की 19th सेंचुरी से ही शुरू होती है। तो फार्माकोलॉजी इज़ एन एक्सपेरिमेंटल साइंस इंट्रोड्यूस्ड बाय रोडोल्फ बुखेम, एक जर्मन साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1847 में फार्माकोलॉजी का एक फर्स्ट इंस्टीट्यूट जर्मनी में बनाया। उसके बाद जो फादर ऑफ फार्माकोलॉजी का नाम देते हैं दैट इज़ ऑसवर्ल्ड, ये दूसरे जर्मन साइंटिस्ट थे, ऑसवर्ल्ड स्केम्बर्ग। उन्होंने अपने साथियों के साथ, ये जितने भी साथी हैं इनके, जर्मन नेम ज़रा मुश्किल होते हैं उनको पढ़ना, उनको प्रोनाउंस करना, तो उन्होंने 19th सेंचुरी में फार्माकोलॉजी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स थे, वो इंट्रोड्यूस किए हैं। और तब से लेके अब तक फार्माकोलॉजी में जितने भी हम ड्रग्स पढ़ रहे हैं वो प्यूरिफाइड हो चुके हैं। केमिकली हमें पता है कि उस ड्रग्स में कौन कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, फिर कितनी ज़्यादा पोटेंट है, कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो ड्रग्स, और हमें इन सारी चीज़ों के बारे में अब पता चल चुकी है। ठीक है जी। तो ये थे जनाब ऑसवर्ल्ड स्केम्बर्ग साहब, जिनकी तस्वीर है। 82 ईयर्स में इनकी डेथ हुई थी, और इनको ही फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहा जाता है। नाउ डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी एंड थेरेप्यूटिक्स।
Pharmacology deals with the interaction of exogenously administered chemical molecules with living system. अब बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, अगर ये आपको समझ आ जाए तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आप इसको यानी इसको मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, यानी आप इसको रट्टा लगाएंगे, तो फिर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अब व्हाट आर दी एक्सोजेनियसली एडमिनिस्टर्ड केमिकल मॉलिक्यूल्स, जिसको हम ड्रग्स कहते हैं, वो जाएंगी और अपने रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करेंगी और लिविंग लिविंग जो सिस्टम है, लिविंग बॉडी जो है हमारी, जो ह्यूमन बॉडी है या कोई भी बॉडी हो, एनिमल बॉडी हो, ह्यूमन बॉडी हो, उसके साथ इंटरेक्ट करेगी और अपने बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करेगी। हो सकता है अगर आपने डोज ठीक ना दी हो तो वो हार्मफुल इफ़ेक्ट भी प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, यानी एडवर्स इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन ब्रॉडर एस्पेक्ट फार्माकोलॉजी डील्स विद द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, सोर्सेज, कहाँ से दवाई ली गई है, कहाँ से दवाई बनाई गई है, उसकी क्या फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, बायोकेमिकल एंड फिजिकल इफेक्ट्स क्या हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एब्जॉर्ब कहाँ पे हुई है, किस रूट से आपने दी है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसकी, पूरी बॉडी में है, सिर्फ ब्लड में है, प्लाज्मा में है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ हुई है, यानी मेटाबॉलिज्म उस ड्रग की कहाँ हुई है, लिवर में हुई है, जेआईटी में हुई है, और एक्सक्रीशन के थ्रू, किस ऑर्गन के थ्रू हुई है, लिवर के थ्रू हुई है, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू हुई है, वोमिटिंग के थ्रू हुई है, या यूरिन के थ्रू हुई है, और उसके थेरेप्यूटिक यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट्स को हम ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में फार्माकोलॉजी को समझते हैं। ठीक है जी। अब व्हाट इज फार्माकोथेरेपेटिक्स? इट इज द आर्ट एंड साइंस कंसर्न विद द ट्रीटमेंट, प्रोफाइलैक्सिस एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस मेनली बाय ड्रग्स। ड्रग, the word drug is derived from French word drogue, which means a dry herb. A drug is any substance that bring about a change in biological function at the chemical molecular level. ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है इसकी। दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? ये मैंने आपको बताया ना कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस, कोई भी ड्रग रिसेप्टर लेवल पे जाके एक्ट करे ह्यूमन बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम ड्रग कहते हैं। ठीक है, ड्रग इज सब्सटेंस दैट ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द बायोलॉजिकल फंक्शन एट द केमिकल molecular level. It is a single active chemical entity present in medicine that is used for the diagnosis, prevention, treatment of the disease. अब इस डेफिनेशन में और इस डेफिनेशन में कुछ कमी है, और वो कमी क्या है? दिस डिजीज ओरिएंटेड definition of the drug does not include contraceptives or the use of drugs for the improvement of the health. इन दोनों डेफिनेशन में किस चीज़ की कमी है? इस चीज़ की कमी है कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स को डिफाइन नहीं कर सकती, और जनरल पॉपुलेशन की जो इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ है उसको भी ये कवर नहीं करती, ये दोनों डेफिनेशंस। तो फिर कौन सी डेफिनेशन ड्रग को प्रॉपरली और 100% डिफाइन करेगी? वो WHO ने 1966 में अपनी कॉम्प्रिहेंसिव definition दी। Drug is any substance, product that is used to modify the physiological or pathological system for the benefit of the recipient. अब इसमें बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी बात यह है कि दोनों बातें की गई हैं, यानी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल सिस्टम्स को रिसिपिएंट्स के लिए बेनिफिशियल बनाने के लिए जो आप दे रहे हैं केमिकल सब्सटेंस जो जाके मॉलिक्यूलर लेवल पे एक्ट करेंगी, उसको हम क्या कहेंगे? ड्रग। और एक प्रॉपर और कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ये कहलाएगी। अब कॉन्ट्रासेप्टिव्स यहाँ पे क्या है, ये आपको बात समझने वाली है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स कॉन्ट्रासेप्शंस को प्रिवेंट करती है, यानी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने वाली ड्रग्स को हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहते हैं। अब वो बीमारी तो है नहीं, वो तो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है प्रेगनेंसी। तो जो ड्रग्स हम दे रहे हैं, तो क्या वो इसके मुताबिक ये जो डेफिनेशन है कि इट इज़ अ सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटी प्रेजेंट इन अ मेडिसिन, यानी ड्रग विच इज़ यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़, सो प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ डिजीज़। तो फिर क्या जो हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स दे रहे हैं, क्या उनको हम ड्रग कह सकते हैं? हाँ, हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन कि ड्रग इज़ एनी सब्सटेंस, प्रोडक्ट दैट इज़ यूज्ड टू मॉडिफाई फिजियोलॉजिकल स्लैश या और पैथोलॉजिकल सिस्टम फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिसिपिएंट।
जो रिसीव कर रहे हैं, जो ह्यूमन बॉडी ड्रग को इंजेस्ट कर रहे हैं, उसके बेनिफिशियल इफेक्ट के लिए, चाहे वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो जैसे कॉन्ट्रासेप्शन यानी प्रेगनेंसी, या पैथोलॉजिकल कंडीशन हो जैसे डायग्नोसिस करना किसी भी डिजीज़ की, उसको प्रिवेंट करना, ट्रीट करना, क्योर करना, वो सारे जो कंडीशंस हैं उसके लिए जो हम केमिकल सब्सटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज़ ड्रग। सो ड्रग्स इंटरेक्ट विद लिविंग सिस्टम थ्रू केमिकल प्रोसेसेस, जिसको हम रिसेप्टर्स कहते हैं, स्पेशली कॉल्ड बाय बाइंडिंग टू regulatory molecules called receptors, activating or inhibiting the normal body processes to achieve the beneficial therapeutic effect. तो ड्रग्स इस तरह से काम करती हैं बॉडी में। द टर्म ड्रग इज being also used to mean addictive, abuse, illicit substances, जो जिन अद्वियात से, यानी अद्वियात तो नहीं कहेंगे हम इसको, यानी जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनसे हम एडिक्ट होते हैं, अब्यूज़ होते हैं, यानी उसका इफ़ेक्ट कुछ और है, और उसका यानी थेरेप्यूटिक यूज़ उसका कुछ और है, और आप किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मॉर्फिन। ठीक है, तो इट इज़ बेसिकली हीरोइन डेरिवेटिव ड्रग है। ठीक है, अब हीरोइन को आप जब इनहेल करते हैं या इंजेक्ट करते हैं, तो वो आपके बॉडी में कुछ ऐसे इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं कि जिससे आपको बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। ठीक है, लेकिन वही मॉर्फिन जब आप कैंसर कीमोथेरेपी में इस्तेमाल करते हैं, किसी को कैंसर है और बहुत शदीद किस्म का पेन है उसको, या सर्जरी के बाद आप लगाते हैं, या कोई बोन फ्रैक्चर हुआ है, या बहुत शदीद किस्म का सीवियर किस्म का पेन है, तो उस मॉर्फिन को आप थेरेप्यूटिकली इस्तेमाल कर रहे हैं, कम डोज में उस पेशेंट को आप दे रहे हैं ताकि वो एडिक्ट ना हो जाए। तो ये टर्म एडिक्टिव सब्सटेंसेस के लिए भी इस्तेमाल होता है। द टर्म ड्रग इज आल्सो यूज्ड फॉर द एडिक्टिव सब्सटेंसेस। नेचर ऑफ द ड्रग्स, व्हाट डू यू मीन बाय नेचर ऑफ द ड्रग्स? हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स बनते हैं वो भी एक ड्रग की तरह ही काम करते हैं। वो जाते हैं अपनी बॉडी में, और वहाँ पे जो स्पेशल रिसेप्टर्स हैं उनके वहाँ पे जाके एक्ट करते हैं, उन रिसेप्टर्स को या स्टिमुलेट करते हैं या इनहिबिट करते हैं। तो जो हम बाहर से दे रहे हैं, those substances which are not synthesized in the body, they are called xenobiotics. It is a Greek word which means strangers. ठीक है, so drugs are obtained from the various sources, plant sources हो सकते हैं, animal sources हो सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियर के थ्रू, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम कर सकते हैं, बना सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। So definition of the poisons and toxins. What are poisons? These are the agents that have almost exclusively harmful effects. Toxins क्या हैं? These are the poisons of biologic origin that is synthesized by plant or animals, in contrast to inorganic poisons such as lead and arsenic. Nomenclature, यानी ड्रग्स को हम किस किस तरह से नाम दे सकते हैं। सिस्टेमिक नेम फॉर केमिकल्स ड्रग इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। जैसे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के नाम मुख्तलिफ होते हैं, जैसे मोहम्मद, ईसा, काजी। इसी तरह से अब उसकी फैमिली का नाम जो है वो काजी है, तो हम अब समझ सकते हैं कि ये काजी फैमिली से इसका ताल्लुक है। ठीक है, तो इसी तरह से ड्रग्स का भी मुख्तलिफ नाम है, मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन के थ्रू हम इसको क्लासिफाई करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये केमिकल नेम होते हैं किसी भी ड्रग का, जेनरिक नेम होता है या नॉन प्रोप्राइटरी नेम होता है, फिर होता है ब्रांड नेम। ठीक है, केमिकल नेम ये है जो केमिस्ट उसको देता है, या जो डिस्कवर करता है, या जो साइंटिस्ट उसको फर्स्ट टाइम बनाता है, डिस्कवर करता है। ठीक है, अब ये है केमिकल नेम, इसका जेनरिक नेम प्रोपेनोलॉल है, और ब्रांड नेम है इंडराल। इंडराल बेसिकली ब्रांड नेम है, यानी जो फार्मास्यूटिकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं फार्मास्यूटिकल्स में हैं, वो प्रोपेनोलॉल को मुख्तलिफ नाम दे सकते हैं, इंडराल के नाम से दे सकते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन वो ये नेम चेंज नहीं कर सकते हैं, जेनरिक नेम चेंज कभी भी नहीं करेंगे। और केमिकल नेम कभी भी ड्रग्स के ऊपर लिखा नहीं हुआ होता, या ये नेम मस्ट लिखा होता है, और उसके बाद ब्रांड कोई भी नाम इसका ये दे सकते हैं। जैसे प्रोपेनोलॉल को इंडराल के नाम से मार्केट किया गया है, ब्रांड नेम दिया गया है। ठीक है जी।
अब हम देखेंगे कि केमिकल नेम क्या है। इट डिस्क्राइब सब्सटेंसेस केमिकली, ठीक है। जैसे ये प्रोपेनोल का नाम है, बड़ा मुश्किल नाम है, इवन मुझे भी याद नहीं है। फॉर प्रोपेनोल, दिस इज़ नॉट सुटेबल फॉर यूजिंग इन प्रिस्क्राइबिंग, या प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। इतना मुश्किल सा बड़ा सा नाम आप याद नहीं कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब पेशेंट को नहीं कर सकते हैं, ना केमिस्ट को समझ आएगी कि आपने क्या लिखा हुआ है। इसी तरह से कुछ कोड नेम दिए जाते हैं कुछ ड्रग्स को, जैसे RO15-1788, बाद में इसको नाम फिर दिया गया फ्लोमेज़िनिल। सो मैन्युफैक्चरर अपनी कन्वीनियंस के लिए, सिंपलिसिटी के लिए इस तरह के नाम नाम वो कर सकता है, दे सकता है इस तरह के ड्रग्स को। जेनरिक नेम क्या है? इट इज़ द नेम एक्सेप्टेड बाय कॉम्पिटेंट साइंटिफिक बॉडी। जैसे यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की एडॉप्टेड नेम है यूसान के नाम से, और बान के नाम से, यानी ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम। तो इन्होंने क्या कहा है कि हाँ, ये तो इसका प्रोपेनोल का केमिकल नेम है, ठीक है, वी एक्सेप्ट दिस, लेकिन इसको इस तरह का नाम आपने मस्ट देना है, ठीक है। यानी जेनरिक नेम आपने मस्त देना है। अगर आप नहीं देंगे तो इसको याद रखना, इसको मेमोराइज करना, लिखना प्रिस्क्रिप्शन पे बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। फिर हमारे पास है ट्रेड नेम या प्रोप्राइटरी नेम। सो इट इज़ द नेम असाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर, जो फार्मास्यूटिकल में बैठे होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के जो ऑनर होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि मार्केट में इस जेनरिक नेम के करीब करीब कौन सा नाम होना चाहिए ताकि हमारी प्रोडक्ट लोगों की ज़ुबान पे आसानी से आ सके। मैं आपको मिसाल दूंगा, जैसे एटिनोलॉल है, बीटा ब्लॉकर है, प्रोपेनोलॉल वो भी बीटा ब्लॉकर है। तो एटिनोलॉल के नाम से मुख्तलिफ कंपनीज ने मुख्तलिफ ड्रग्स बनाई हैं, जैसे एल्टोल, एटकार्डिल, इनॉर्मिन, एटिन, बीटा कार्ड, लोनोलॉल, लोनोल, टिनोलॉल, ठीक है। तो ये इन सब में अब देखें क्या कॉमन है। LOL बहुत ज़्यादा हर जगह आ रहा है, ठीक है। तो या ATEN, एटिन, ये बड़ा कॉमन है। देखें, या तो ये शुरू के लफ्ज़ लेते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज वाले, या लास्ट वाले दो तीन लफ्ज़ लेते हैं और उसको एक ट्रेड नेम देते हैं। एसेंशियल मेडिसिन, अब नाम से ही ज़ाहिर है कि एसेंशियल मेडिसिन वो होती हैं जो बहुत ज़रूरी ड्रग्स होती हैं किसी भी माशरे के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए, पॉपुलेशन के लिए, कंट्री के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO, एसेंशियल ड्रग्स आर द मेडिसिन दैट सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। सो दीज ड्रग्स आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द एफिकेसी, एफिकेसियस होने चाहिए, यानी अच्छा काम करना चाहिए उसको, ड्रग को क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए, यानी क्या एसेंशियल बातें होनी चाहिए कुछ एसेंशियल ड्रग्स के लिए। एफिकेसियस होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, सस्ती होनी चाहिए इस तरह की ड्रग्स, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होनी चाहिए उनमें, अप्रोप्रिएट डोज होनी चाहिए उनकी जितनी रिक्वायर है एक आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से, यानी 70 या 75 kg के बॉडी वेट के पर्सनस में अगर 50 मिलीग्राम की एक टैबलेट आप बना रहे हैं तो इट इज़ एनफ, ठीक है। और उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। तो इंडिया produced its National Essential Drugs List in 1966 and has revised it in the 2003, while the title name क्या दिया था इस पूरी essential drugs को? National List of Essential Medicines. This include 354 medicines which are considered to be adequate to meet the priority health care needs of the general population of the country. टोटल 354 ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं इंडिया में, जो कि तमाम, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंट्री के तमाम जो जनरल पॉपुलेशन है उनको उनके लिए ये ड्रग्स इंतहाई इम्पोर्टेंट्स है, ताकि जो कॉमन डिजीज़ेस हैं वो उनको कवर कर सकें, ठीक है। और प्लस जो अनकॉमन डिजीज़ेस हैं वो भी उसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। जैसे कैंसर के एंटी कैंसर ड्रग्स हो गई और एंटीवायरल्स हो गई, इस तरह की ड्रग्स। ऑर्फन ड्रग्स, यतीम ड्रग्स कौन कौन सी हैं? यूनाइटेड स्टेट्स, इट इज़ यूज्ड फॉर दी रेयर डिजीजेस, ठीक है। ये वो ड्रग्स हैं, यतीम वो ड्रग्स हैं बेचारी जिनको कोई नहीं बनाता, कोई मैन्युफैक्चरर इनको नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि ये बहुत रेयर डिजीजेज में इस्तेमाल होती हैं, कॉमन डिजीजेज होती नहीं है ये, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर क्यों पैसे लगाएगा ऐसी ड्रग्स में, इन्वेस्ट क्यों करेगा, मार्केटिंग क्यों करेगा, उसके लिए अलग प्लांट क्यों बनाएगा कि जिस बीमारी की जो
वो है प्रेवलेंस है बहुत ज़्यादा कम हो, ठीक है, यानी वो माशरे में बहुत कम पाई जाए। तो अब यहाँ पे एक मिसाल मैंने बताई हुई है कि एवाकेफ्टर एक ड्रग है, थेरेपी यूज टू ट्रीट सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस एक बीमारी है जो अमेरिकन में होती है, इसके अलावा हर जगह हो सकती है, लेकिन देखें पूरे अमेरिका में सिर्फ 30,000 लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि एक मैन्युफैक्चरर 30,000 लोगों के लिए ऐसी ड्रग क्यों बनाएगा जो इस बीमारी में यूज़ करें? वो कभी भी नहीं करेंगे, वो उन ड्रग्स को टारगेट करेंगे जो कि 90% लोगों में हो, ठीक है, या 70% या 80% लोगों में हो। अब ड्रग और मेडिसिन में क्या बुनियादी फ़र्क है? A drug is a single chemical substance that form the active ingredient of the medicine. Example, atropine, thiazide. A medicine may contain many other substances to deliver the drug in a stable form, acceptable and convenient to the patient. अब मिसाल के तौर पे एट्रोपिन सल्फेट है, एट्रोपिन इज़ अ ड्रग, इसके साथ मैं सल्फेट लगाऊंगा तो इट विल बिकम मेडिसिन। थायाजाइड एक डायरेटिक ड्रग है, इसके साथ मैं हाइड्रोक्लोरो लगाऊंगा तो इट विल बिकम मेडिसिन। अब मेडिसिन क्यों ज़रूरी है ड्रग्स के साथ कंबाइन करना? उसकी वजह यह है कि ये जो ड्रग है इसको आपने डिलीवर करना है स्टेबल फॉर्म में। अगर आप ड्रग को मेडिसिन के साथ कंबाइन नहीं करेंगे तो इट विल नॉट बी इन स्टेबल फॉर्म एंड इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल एंड कन्वीनियंट फॉर द पेशेंट। उसके टेस्ट में फ़र्क आ सकता है, उसके स्मेल में फ़र्क आ सकता है, उसकी डोजेज की साइज़ में फ़र्क आ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए ड्रग और मेडिसिन की डेफिनेशन को आपने थोड़ा बहुत समझना है, ठीक। और वजह उसकी ये है, मैंने आपको बताया ना, स्टेबिलिटी के लिए, एक्सेप्टेबिलिटी के लिए और कन्वीनियंस के लिए। अब फार्माकोलॉजी को पढ़ना, उसको समझना, और हम कहाँ कहाँ इसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लर्निंग एंड टीचिंग फार्माकोलॉजी कहाँ कहाँ हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। टू डायग्नोज, ट्रीट एंड प्रिवेंट केसेस ऑफ पॉइजनिंग, ठीक है जी। टू हेल्प द हेल्थ अथॉरिटीज़ टू फाइट अगेंस्ट अब्यूज़ इन एडिक्ट्स। कुछ ऐसी दवाइयाँ फार्माकोलॉजी में हैं जिनसे लोग एडिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। स्पेशली जो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स हैं वो हम आपको पढ़ाएंगे सीएनएस में इंशाल्लाह। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ओपियोइड्स क्या हैं, जो स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हैं। उसका फ़ायदा ये है कि एक तो पेन को रिड्यूस करते हैं, फिर उनकी जो एडिक्शन होती है, आपको आहिस्ता आहिस्ता उसकी डोज आपको बढ़ानी पड़ती है, तो आप एडिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। प्रेफर मोनो ड्रग थेरेपी। आपने कोशिश करनी है कि पेशेंट को एक ड्रग पे ही आप रखें अगर लॉन्ग टर्म यूज़ वो कर रहा है। जैसे डायबिटीज़ में है, हाइपरटेंशन में है, ब्लड प्रेशर, शुगर, ब्लड प्रेशर, इस तरह की जो लॉन्ग टर्म डिजीज़ेज़ है इसमें कोशिश आपने ये करनी है कि एक ड्रग से उसको शुगर और उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। अगर कंट्रोल में नहीं होता तो फिर आपकी मजबूरी है दो ड्रग्स पे उसको डालना। फिर भी नहीं होता, आपने आपने पहली ड्रग की आपने डोज बढ़ानी होती है। इंक्रीज द डोज ऑन सिंगल ड्रग। फिर आपने करना ये है कि अगर वो जब मैक्सिमम डोज पे आप लेके जाते हैं उसको, तब भी उसकी शुगर या ब्लड प्रेशर या जो भी डिजीज़ है उसको वो कंट्रोल नहीं होती, तो फिर आप क्या करते हैं, दूसरी ड्रग भी उसके साथ आप ऐड करते हैं, फिर उसकी भी डोज बढ़ाते हैं। उससे भी नहीं होता तो फिर आपने तीसरी ड्रग ऐड करनी होती है। तो इस तरह से करते हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आपने सिंगल मोनो ड्रग थेरेपी करनी है, यानी सिंगल डोज पे पेशेंट को रखना होता है। प्रोवाइड द प्रॉपर इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन अबाउट द मेडिकेशन टू द पेशेंट फॉर द प्रॉपर कंप्लायंस। पेशेंट को आपने उसकी डिजीज़ के मुताबिक, आपने जब डायग्नोस कर लिया कि इस पेशेंट को ये बीमारी है और उस पेशेंट को ये ड्रग ज़रूरी है और ये मैंने देनी है, तो कोशिश आप करें कि पेशेंट को उस दवा के बारे में, उस मेडिसिन के बारे में, उस ड्रग के बारे में आप प्रॉपरली उसको गाइड करें। जैसे एक ड्रग है जिसको हम कहते हैं प्राजोसिन, ठीक है जी, या टेम्सुलेसिन। ये ऐसी ड्रग्स हैं जो कि मेल पेशेंट लेते हैं जो 60 ईयर से अबव होते हैं, 50 ईयर से अबव होते हैं। उनकी प्रोस्टेट की इन्लार्जमेंट हो जाती है जिसकी वजह से यूरेथ्रा जो है वो ब्लॉक हो जाता है और यूरिन उनको
रुक रुक के आ रहा होता है, ठीक है। कंप्लीट ब्लैडर की जो एम्पटिंग है वो नहीं हो रही होती, ठीक है। तो उसमें आप क्या करते हैं कि हम टेम्सोलोसिन देते हैं 0.5 मिलीग्राम। हम पेशेंट को कहते हैं कि जी ये टेबलेट आपने बेड के टाइम लेनी है, जब आप सो रहे होते हैं ना, बेड में होते हैं, बिस्तर में होते हैं अपने, तब आपने लेनी है। अब अगर आपको पता ही नहीं है कि टेम्सोलिसिन का एडवर्स इफेक्ट क्या है, तो आप ज़ाहिर सी बात है पेशेंट को भी नहीं बताएंगे। पेशेंट क्या करेगा, सुबह भी ले सकता है वो दवाई, और रात को भी ले सकता है, शाम को भी ले सकता है, असर के टाइम भी ले सकता है, किसी भी टाइम ले सकता है। लेकिन उससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब ऐसा पेशेंट जो कि प्रोस्टेट के लिए वो ड्रग ले रहा है ताकि उसके प्रोस्टेट का साइज रिलैक्स रहे और जो यूरेथ्रा है उसका जो ओपनिंग है वो बरकरार रहे, क्या होगा, पेशेंट का ब्लड प्रेशर एकदम से कम हो जाएगा, बीपी एकदम से डाउन हो जाता है, पेशेंट बेहोश हो जाएगा, पेशेंट गिर सकता है, उसको हेड इंजरी हो सकती है, उसके साथ कुछ भी मसला हो सकता है। तो लिहाजा पेशेंट को प्रॉपर इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस उस स्पेसिफिक मेडिसिन के बारे में देनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड चेंजेस ऑफ द ड्रग ब्रांड अननेसेसरीली। अब पेशेंट को आपने ये भी बताना है कि ब्लड प्रेशर शुगर की जो आप मेडिकेशन ले रहे हैं, इन मेडिसिन्स को आपने खुद से बगैर डॉक्टर के मशवरे के खुद से चेंज कभी भी नहीं करना है ब्रांड्स को। मॉनिटर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स, मॉडिफाई थेरेपी इफ़ नीडेड। अगर जाहिर सी बात है, अगर आपको मैंने बताया ना कि अगर आप सिंगल ड्रग पे पेशेंट को आपने डाला है और उसको इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, तो आप ड्रग को चेंज भी कर सकते हैं, उसकी डोज को भी बढ़ा सकते हैं, एक दूसरी ड्रग भी आप उसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो ये इट्स कम्प्लीटली अप टू यू और पेशेंट के ऊपर कि वो क्या वो इस तरह से मेडिसिन ले सकता है, 2 3 ड्रग्स 4 ड्रग्स क्या वो खा सकता है। अब इम्पोर्टेंट ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी क्या क्या है हमारे पास, फार्मेकोकाइनेटिक्स, फार्मेकोडायनेमिक्स, पोसोलॉजी, फार्माकोगनोसी, फार्मेसी, कीमोथेरेपी, फार्माकोजेनेटिक्स, फार्माकोजिनोमिक्स, टॉक्सिकोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, मेडिकल फार्माकोलॉजी। ये मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं इसकी, ये वन बाय वन हम मैं आपको अभी बताता जाऊंगा और आपको समझाता जाऊंगा। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये दो शुरू में है, जिनको हाईलाइट भी किया हुआ है प्लस अंडरलाइन भी किया हुआ है, ठीक है जी। फार्मेकोकाइनेटिक, फार्मेकोडायनेमिक, डिटेल से मैं बताता हूँ आपको। फार्मेकोकाइनेटिक्स, अब एक लफ्ज़ सिर्फ इसमें आपने याद रखना है कि फार्मेकोडायनेमिक्स में मैंने डी यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है, यहाँ पे फार्मेकोकाइनेटिक्स में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी बॉडी ड्रग के साथ क्या करेगी, बॉडी ड्रग को एब्जॉर्ब करेगी, एडमिनिस्टर करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, फिर उस ड्रग को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म जो कि लिवर में करेगी बॉडी, और ई फॉर एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग, किडनी के थ्रू ड्रग को बाहर निकालेगी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म जिसको हम बायोट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। अब इस डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब ये कुछ कैप्सूल्स हैं, टैबलेट्स हैं, ये ओरल एडमिनिस्ट्रेशन की इसने पेशेंट ने, इंटेस्टाइन जीआईटी के थ्रू, स्टमक के थ्रू वो ड्रग्स लिवर में आई, लिवर में उसकी खास परसेंटेज, बहुत कम परसेंटेज मेटाबोलाइज हो गई, उसके बाद ड्रग कहाँ चली गई, जिसको हम मेटाबॉलिज्म जो फर्स्ट टाइम आ रही होती है ड्रग जीआईटी से ओरल रूट के थ्रू, इसको हम फर्स्ट पास इफेक्ट भी कहते हैं। ये मैं आपको डिटेल से आगे जाके बताऊंगा कि फर्स्ट पास इफेक्ट क्या है। उसके बाद प्लाज्मा में आएगी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, प्लाज्मा के बाद वो जाएगी अपने रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करने के लिए जो कि टिश्यूज़ में पड़े होते हैं, सेल्स पे रिसेप्टर पड़े होते हैं, वहाँ पे काम करने के बाद वापस आएगी ड्रग ब्लड में, ठीक है। वहाँ से क्या होगी, दोबारा जाएगी लिवर में मेटाबोलाइज होने के लिए, जो अपना काम कर चुकी है ड्रग, मेटाबोलाइज होने के बाद किडनीज के थ्रू ब्लड में, किडनीज के थ्रू यूरिन में जाके एलिमिनेट हो जाएगी। तो व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक, व्हाट हम कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी क्या करेगी, सबसे पहले एब्जॉर्ब करेगी, एडमिनिस्टर करेगी ड्रग में, ठीक है। किसी भी ड्रग को बॉडी में बॉडी करेगी ना, ड्रग तो हमें नहीं एडमिनिस्टर कर सकती, हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, ना हमें मेटाबोलाइज कर सकती, ना हमें एक्सक्रीट कर सकती। हमने ड्रग को
एडमिनिस्टर करना है, फिर एब्जॉर्ब करना है हमने, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है मुख्तलिफ बॉडी फ्लूइड्स में, यानी प्लाज्मा में, प्लाज्मा से बाहर भी। फिर हमने लिवर में उसको मेटाबोलाइज करना है और फिर किडनीज के थ्रू या लिवर के थ्रू हमने उसको एक्सक्रीट करना है, एलिमिनेट करना है। व्हाट इज फार्माकोडायनेमिक? अब डी फॉर ड्रग, डी फॉर डायनेमिक्स, ये आप इस तरह से याद रख लें। व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग क्या करेगी हमारी बॉडी में आने के बाद। मैंने आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन प्लाज्मा में, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वहाँ पे जब जाएगी अपने रिसेप्टर साइट पे काम करने के लिए, वापस आएगी प्लाज्मा में, ड्रग मेटाबोलाइज होगी 100%, उसके बाद किडनीज के थ्रू बाहर निकल जाएगी। अब ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जिसमें ड्रग अपने रिसेप्टर्स के साथ एक्ट कर रही है, इसको हम कहते हैं फार्माकोडायनेमिक। ठीक है, व्हेन द ड्रग एक्ट ऑन द बॉडी, इंटरेक्ट विद रिसेप्टर्स एंड प्रोड्यूसेस इट्स इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल मैंने आपको बताई हुई है इंसुलिन की। इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं, इंसुलिन अपने रिसेप्टर्स पे आके एक्ट करेगी। इंसुलिन के बाद देखें मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन जा रहे हैं, जिसको याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एक एरो से ये बन रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बन रही हैं, फिर ये मैप काइनेसिस, फिर PI3 काइनेसिस, ये मुख्तलिफ चीज़ें बन रही हैं। लेकिन इंसुलिन का मेन काम क्या है? ग्लूकोज को सेल के अंदर लेकर आना। तो जो इंट्रावेजिकल, इंट्रासेलुलर वेजिकल पड़े हुए हैं, इसमें मौजूद ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 हैं इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में। ये क्या करेगी इंसुलिन, इन सब केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में, जितने भी केमिकल रिएक्शन इसमें हो रहे हैं, इसके नतीजे में इस GLUT4 ट्रांसपोर्टर्स को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर देगी, ट्रांसलोकेट कर देगी यहाँ पे इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, यहाँ पे लाके इसको लगा देगी। तो जब लगाएगी यहाँ से ग्लूकोज, जब कैपिलरीज के थ्रू, फ्लूइड्स के थ्रू यहाँ पे मूव करेगी ग्लूकोज, तो ग्लूकोज इस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 के थ्रू सेल के अंदर आ जाएगी और मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व होगी और इसके थ्रू एनर्जी और ग्लूकोज वगैरह बनेंगे। ठीक है, यानी एनर्जी जनरेट होगी बेसिकली। तो ये वो काम है जो यहाँ पे हो रहा था, यहाँ मैंने आपको बताया ना। अब ये भी वही डायग्राम है, जब ड्रग एडमिनिस्टर होती है तो एब्जॉर्प्शन होती है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मेटाबॉलिज्म होती है इसकी, और अल्टीमेटली एक्सक्रीशन होती है। इसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा बड़ी अच्छी डायग्राम के थ्रू। तो दूसरी उस पे हम आते हैं, फार्माकोलॉजी की जो branch है, that is pharmacy. It is the art and science of compounding and dispensing of the drugs or preparing suitable dosage form for the administration of drugs in man or animal. It includes the collection, identification, purification, isolation, synthesis, standardization, and quality control of the medical substances. ठीक है? Pharmaceutics. The large scale manufacturer of the drug is called pharmaceutics. तो जाहिर सी बात है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एबट है, इस तरह से जो बड़ी कंपनीज हैं, वो बड़े लार्ज स्केल पे ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करती है, मार्केटिंग करती है और हम तक पहुंचती है। फार्माको फार्मेकोकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी, ठीक है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच डील्स विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स बाय देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर, ऑर्डर एंड टेक्सचर। तो कलर से और स्मेल से और टेक्सचर से आप पहचानते हैं कि ये कौन कौन सी ड्रग्स हैं। ठीक है, Pathology is the branch of pharmacology which deals with the doses of the drug. कीमोथेरेपी, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, लास्ट यूनिट है, बहुत मुश्किल यूनिट है कीमोथेरेपी, जिसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, पैरासिटिक और कैंसर कीमोथेरेपी हम पढ़ेंगे। इट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टेमिक इन्फेक्शंस, जिसमें एंटीबायोटिक आ गई, एंटीवायरल आ गई, पैरासिटिक इन्फेक्शन आ गए, एंटीवायरल आ गई, और ये सारी जितनी भी इन्फेक्शंस हैं, उन सब के अगेंस्ट जितनी भी मेडिसिन अब तक वो हुई हैं, डिस्कवर हुई, उन सब को हम कीमोथेरेपी मेडिकेशंस कहते हैं। प्लस मेलिग्नेंसी में जो कैंसर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उनको भी हम कैंसर कीमोथेरेपी ड्रग्स कहते हैं। तो ये वो ब्रांच है जो कि सिस्टेमिक इन्फेक्शंस एंड मेलिग्नेंसी के साथ स्पेसिफिक ड्रग्स दैट हैव सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी फॉर द infecting organisms or malignant cells with no or minimal effect on the host cell। ठीक है, यानी हमारी बॉडी पे उनके बहुत मिनिमल या कम से कम एडवर्स इफेक्ट होते हैं। मेन काम उनका क्या टारगेट होता है?
मेलिग्नेंट कैंसर सेल्स को वो करना, टारगेट करना, और इन्फेक्शंस को, ठीक है, जो इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, फंगस है, हेलमिंथ्स हैं, ठीक है, ये वो है, उनके खिलाफ जो ब्रांच है, दैट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी. Pharmacogenetic. It is the branch of pharmacology that deals with the study of genetic variation in specific drugs response among individuals or population. अब इसकी मैं आपको बड़ी अच्छी और आसान एग्जांपल देता हूँ. जैसे अब फॉर एग्जांपल एक पेशेंट ए है, पेशेंट बी है, ठीक है. पेशेंट ए को आप 50 मिलीग्राम डिक्लोफेनिक सोडियम आप देते हैं, पेन किलर देते हैं. पेशेंट बी को वही 50 मिलीग्राम सेम बॉडी वेट के साथ, दोनों की सेम, ऑलमोस्ट सेम हाइट है, सेम वेट है, सेम एज है, एक एक के लिए 50 मिलीग्राम बहुत अच्छी काम करती है, ठीक है. लेकिन दूसरे के कहता है कि नहीं, मुझे इतना मेरे पेन में इतना फर्क नहीं पड़ा. तो वो उसको हम क्या कहेंगे कि इट इज़ जेनेटिक वेरिएशन बिटवीन दी इंडिविजुअल्स और पॉपुलेशन. तो वो मुख्तलिफ तरीके से मेटाबोलाइज भी कर सकते हैं उनको, और एक्सक्रीट भी कर सकते हैं. तो ये एक समझाने की हद तक मैंने आपको एक मिसाल बताई है. फार्माको इकोनॉमिक्स, द एम टू quantify in economic terms the cost and benefits of the drugs used for therapeutically. Toxicology, जैसे आपको पता है कि ये it is the branch of pharmacology deals with the undesirable effect of the chemicals on the living system from individual cells to complex ecosystem. Prototype. प्रोटोटाइप बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है फार्माकोलॉजी में, जिसका मतलब ये है कि ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि अपनी पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? अ ड्रग दैट टिपिफाइज कंटेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द सिमिलर ग्रुप इज नोन एज प्रोटोटाइप ड्रग. अब ऑलमोस्ट हमारी जितनी भी ड्रग्स हैं उनको 70 ग्रुप्स में हमने अरेंज किया है. अब हर एक ग्रुप में ऑलमोस्ट 8 से 10 मेडिसिन होती हैं, ड्रग्स होती हैं. तो अगर उसमें से आप किसी एक ड्रग को, उसकी जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उस ग्रुप की, यानी ग्रुप नंबर 1 को हम अज्यूम कर लेते हैं कि इट इज़ बीटा ब्लॉकर्स. बीटा ब्लॉकर आप एएनएस में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और सीवीएस में भी पढ़ेंगे. तो अब बीटा ब्लॉकर्स का जो प्रोटोटाइप ड्रग है दैट इज़ प्रोपेनोलॉल, ठीक है. यानी प्रोपेनोलॉल, इसके अलावा एटिनोलॉल, कार्डिलॉल, बहुत सारी ड्रग्स हैं, ठीक है. तो प्रोपेनोलॉल को प्रोटोटाइप ड्रग बीटा ब्लॉकर्स का इसलिए कहते हैं कि उसकी ऑलमोस्ट उसकी जितनी भी करेक्टरिस्टिक फीचर हैं, कि जितनी भी खसूसियात हैं, वो सब की सब प्रोपेनोलॉल में मौजूद हैं, ठीक है. अब न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल्स. कोई भी ड्रग आज आपने डिस्कवर की, वो अगले दिन मार्केट में अवेलेबल नहीं होती. उसके एक साइंटिफिक तरीका होता है, कुछ ट्रायल्स होती हैं, कुछ फेजेस से उन्हें गुजरना पड़ता है, तब जाके वो ड्रग मार्केट में आती है, और हम और आप उनको खरीदते हैं फार्मेसी से, और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं. तो इन विट्रो स्टडीज़ होती हैं, यानी किसी सेल के अंदर, यानी अम, किसी टिश्यूज़ के अंदर, या किसी अम, अ, कोई सेल समझ लें, या लैब के अंदर, किसी डिश के अंदर, किसी कॉलोनी के अंदर उस ड्रग को सबसे पहले इन विट्रो स्टडीज़ की जाती हैं, जिसको प्री क्लिनिकल स्टडीज़ भी कहते हैं. फिर एनिमल स्टडीज़ होती हैं जिनको फेज़ 1 कहते हैं, जिसमें ये 20 to 40 हेल्दी पार्टिसिपेंट्स, यानी एनिमल्स को लिया जाता है, ठीक है. और फिर ह्यूमन स्टडीज़ होती हैं जिसको फेज़ 2 कहते हैं. 20 to 40 हेल्दी पेशेंट्स को लेते हैं आप. फिर फेज़ 3 होती हैं, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ़ पेशेंट्स आप ज़्यादा बढ़ाते हैं. फिर एफिकेसी एंड सेफ्टी होती है. फेज़ 4 होता है, और फिर लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स के लिए इसको देखा जाता है कि ये ड्रग्स में कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, कोई लीथल एडवर्स इफ़ेक्ट्स तो नहीं है. तो ये बेसिकली आप देखें फार्माकोलॉजी की मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं. साइकोलॉजी, क्लिनिकल, मेडिकल, थेरेप्यूटिक्स, पैथोलॉजी, केमिस्ट्री. फिर फार्माकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक्स आ गई, बायोकेमिकल फार्माकोलॉजी आ गई, कीमोथेरेपी आ गई, मॉलिक्यूलर फार्माकोलॉजी आ गई. तो ये मुख्तलिफ वो है.
अच्छा जी, फार्माकोलॉजी टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी का दिया हुआ है इसमें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, जो प्रोफेशनल एमबीबीएस एग्ज़ाम होता है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, 300 मार्क्स के वो होते हैं, पेपर होते हैं, जिसमें पासिंग मार्क्स 150 होते हैं। थ्योरी में 150 आपने स्कोर करना होता है पेपर, इसमें 135 मार्क्स होते हैं। इंटरनल एवेल्यूएशन कुछ 15% होती है। प्रैक्टिकल और वाइवा के 150 मार्क्स होते हैं, जिसको इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है जी। अब फार्माकोलॉजी की जो अच्छी बुक्स हैं मेरे हिसाब से, वो मेन बुक्स तो कैटजन ही है। ठीक है जी। और रिव्यू बुक्स में आप कैटजन ट्रेवर्स रिव्यू आप देख सकते हैं, उसको लिपिन पॉट भी आप देख सकते हैं 3rd ईयर एमबीबीएस के लेवल पे। ये वाली जो है वो रेफरेंस बुक है, जैसे एसेंशियल ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी के डी त्रिपाठी साहब ने कुछ लिखी, इंडियन ऑथर हैं, ये बड़ी अच्छी बुक है। बहुत सारी डायग्राम्स वगैरह इस आने वाले लेक्चर्स में आपको मिलेंगी इससे। फिर रेंग डेल है, ये भी अच्छी बुक है, इतनी अच्छी नहीं है भारत। फिर मल्टी ऑथर टेक्स्ट बुक है फार्माकोलॉजी की, वो आप देख सकते हैं। गुडमैन गिलमैन, ये बहुत ये पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की बुक है, लेकिन आप इसको एज ए रेफरेंस के तौर पे भी देख सकते हैं इसको। ठीक है जी। फिर ये एक बुक है, ये भी आप देख सकते हैं, बेनेट एंड ब्राउन। तो मुझे उम्मीद है कि ये पहला लेक्चर तो हर एक सब्जेक्ट का थोड़ा सा मुश्किल होता है और थोड़ा सा बोरिंग होता है, लेकिन ये है कि मुझे उम्मीद है कि आपको नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं वो बहुत आपके साथ मैं एंजॉय करूँगा और आपको काफ़ी समझ आएगी इस चीज़ की। और आपको अगर कुछ भी पूछना हो तो आपने यूट्यूब में जाके कमेंट्स आप कर सकते हैं, आप ईमेल मुझे कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर मैंने दिया हुआ है अपना, आप उस पर व्हाट्सएप मुझे आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे।